वेलकम बैक व्यूअर्स। संसद के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोनों सदनों की अवधि। पहले राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक सतत सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके जो सदस्य हैं एक तिहाई 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो भी व्यक्ति रिटायर हो गया है राज्यसभा से, वह कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। यहां से प्रश्न बन जाता है और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी। कि जो राज्यसभा की पदावधि है सदस्यों की, यह संविधान ने निर्धारित नहीं की थी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष होनी चाहिए। जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी पदावधि 6 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा किसमें किया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह उसका निर्धारण नहीं किया गया है। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। क्योंकि जो सदस्य पहली बार आए थे, अब उन्हें एक तिहाई सदस्यों को रिटायर होना है, तो कैसे किया जाए? पहले बैच में यह सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू करना था कि एक तिहाई सदस्यों को कैसे सेवानिवृत्त किया जाए। इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। अगली है लोकसभा की अवधि। राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का विघटन 5 साल में हो जाता है, जो राज्यसभा के विपरीत है, क्योंकि राज्यसभा एक सतत सदन है। समान तौर पर इसकी अवधि अर्थात लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। कि पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए अवधि होती है लोकसभा की, इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी किसी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में
जब कभी भी इमरजेंसी लागू हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इमरजेंसी अनुच्छेद 352, अगर देश में इमरजेंसी लागू है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने 6 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। कि अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद की सदस्यता, अर्हताएं क्या क्या हैं सदस्यों की? संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की हैं। पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपने शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए, यदि सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो कम से कम 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। यदि लोकसभा में स्थान लेना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की हैं। ये देखते हैं क्या क्या हैं। उस व्यक्ति को, अर्थात जो संसद का सदस्य बनना चाहता है, चाहे तो लोकसभा में या राज्यसभा में, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा व राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी कि आप जो भी राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है, जरूरी नहीं कि उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ऐसी बाध्यता सरकार ने 2003 में उसको समाप्त कर दिया। बाद में वर्ष 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया कि सरकार ने जो निर्णय किया है वह सही है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। जो भी आरक्षित सीट है उस पर चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन जो आरक्षित हैं उन पर केवल वही लड़ सकते हैं। जो सीटें आरक्षित नहीं है उन पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित है उस पर केवल अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य ही चुनाव लड़ सकता है। निरर्हताएं क्या क्या हैं? संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। पहला, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। संसद द्वारा तय कोई पद
या मंत्री पद को छोड़कर। यदि वह विकृत चित्त है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। कोई व्यक्ति है, उसने विदेशी नागरिकता ले ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अस्वीकार किए हुए है, ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, कि संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई है इसके द्वारा उसे निर्धारित कर दिया जाता है। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निर्अर्हताएं निर्धारित की हैं। पहली है, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो, कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो, जैसे हाल फिलहाल में आपने राहुल गांधी जी का मामला देखा होगा कि उन्हें कोर्ट द्वारा जो सजा सुनाई गई थी वह 2 वर्ष से अधिक थी, इसलिए उनके चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिव्यू पिटीशन के द्वारा फिर से बहाल कर दिया गया, सजा को माफ कर दिया गया। परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्भरता नहीं है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो, असफल रहा हो। उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक पद पर ना हो जिसमें सरकार का हिस्सा 25% हो। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। उसे इसमें छुआछूत, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निर्भरताओं से संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निर्भरता क्या है? संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निर्हर ठहराया जा सकता है यदि उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। यदि कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से निर्हर ठहराया जा सकता है। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्हर करार दिया जा सकता है। पहला है, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है। यदि वह अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे
चुना गया था, अर्थात जिस दल के टिकट पर वह जीतकर आया था। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, कि उसका राजनीतिक दल है उसके विरुद्ध मतदान कर दे। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य, अब कोई सदस्य है निर्दलीय है, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव में वह जीत जाता है, उसके बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसका पद नहीं रहता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची कहां पर है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के तहत निरर्ताओं के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। जो भी सदन का अध्यक्ष होता है वही 10वीं अनुसूची के तहत निरताओं के सवालों का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो निर्णय सभापति और अध्यक्ष का है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। पहला है दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, जैसे कि राज्यसभा का भी हो जाए और लोकसभा का भी हो जाए। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर समय याद रखिए, यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना ना देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। कहां पर? राज्यसभा में। अगर 10 दिनों के भीतर यह नहीं बताता है कि उसे किस सदन में रहना है और सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसकी सीट खाली होगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य भी चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। पहले वाले में, कि जहां पर पहले सदस्य था और बाद में दूसरे का चुन लिया गया, तो पहले वाले का जो उसका पद है सदन का वह रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, जैसा कि आप देखते हैं, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। जैसे बड़े बड़े लीडर हैं वह 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार दावेदार जो भी व्यक्ति होता है वह 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, या मुख्यमंत्री का दावेदार जो होता है वह 2 सीटों से चुनाव लड़ता है ताकि कोई ना कोई सीट जीत जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो 14 दिनों के अंदर
राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निरर्ता क्या है? यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्णयों से ग्रस्त पाया जाता है तो इसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निर्णयों में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्हरता में दल बदल भी शामिल है। पद त्याग। कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा, अब जो भी सदन का सदस्य है वह अपने अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है और अपना स्थान त्याग सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। जो संसद सदस्य हैं अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को, जिसका जो व्यक्ति है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते कि उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया या वास्तविक नहीं है। ऐसी स्थिति में सभापति अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। अनुपस्थिति। यदि कोई सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। करता नहीं है, कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अन्य स्थितियां। किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है कि जो चुनाव हुआ है उसको माननीय न्यायालय द्वारा शून्य या अमान्य करार दिया गया है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गया, तो उसकी संसद की सदस्यता रिक्त हो जाती है। यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ, अगर व्यक्ति असंतुष्ट है जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञा। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञा में संसद सदन की प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता है, कि जो सदस्य है जब तक शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और ना ही मत दे सकता है।
वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता है कि जब तक वह शपथ नहीं लेता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। पहला, शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले। अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है, तब जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे सदन में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संसद द्वारा निर्धारित अर्थात जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। तो यहाँ पर दिया है संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान में इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो संसद के सदस्य हैं इनको पेंशन भी मिलती है, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। इनको कितना वेतन और भत्ता दिया जाए इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। वह भारत की संचित निधि पर आधारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को जारी रखते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।